हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी पीजीटी हिंदी का जो पेपर हुआ था उसमें 80 प्रश्न जो हिंदी के आए थे उन्हें हम हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे हमें जो है एएमआरएस पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम देने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो है नए प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं, क्योंकि उस पर आप सिलेबस आपने देखा होगा तो ये लिखा हुआ है कि रचनाओं पर आधारित प्रश्न, नाटक पर आधारित प्रश्न या फिर इसी प्रकार से सारा सिलेबस दिया हुआ है। किसी एक रचना का, किसी एक नाटक का, किसी एक निबंध या उपन्यास का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम इसे देखेंगे तो हमें कुछ आइडिया लग सकता है। या जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नाटक की विषय वस्तु से लेकर या उपन्यास या कहानी के पात्रों को लेकर, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इन प्रश्नों को। बीपीएससी टीजीटी हिंदी का पेपर हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बीपीएससी पीजीटी हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी के प्रश्नों को। तो ये जनरल स्टडीज़ के प्रश्न हैं। इसके बाद आपको प्रश्न संख्या 41 से हिंदी के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से देखिए, प्रश्न संख्या 41 से हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इन्हें ही देखेंगे। पहला ही प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 41। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ऑप्शन ए है आपका 13 स्वर 38 व्यंजन बराबर 51 ध्वनियाँ। बी है 12 स्वर 34 व्यंजन 46 ध्वनियाँ। सी है 15 स्वर 41 व्यंजन 56 ध्वनियाँ। फिर है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग ऑप्शन देख ही रहे हैं और ये पेपर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से ही है। मैं एक बार फिर से इसे सेंड कर दूँगी, आप लोग ऑप्शन वहाँ से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इन प्रश्नों के राइट आंसर बताती चलती हूँ। प्रश्न संख्या 42 है कि खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। ऑप्शन ए है पहेलियों का संकलन, और इस प्रकार से आप लोग पांचों ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। खालिक बारी जो है वो अरबी फारसी भाषा का एक पद्यमय शब्दकोश है, तो इसलिए इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है कि पद्यमय रचना है। तो खालिक बारी जो खुसरो की रचना है वो अरबी फारसी भाषा में लिखा गया एक पद्यमय शब्दकोश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43 है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। विकास की दृष्टि से देखें तो प्राकृत से जो पहले आती है वो है पाली। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 44। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली और बुंदेली। ये दोनों ही पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। बाकी आप इसमें देखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 45। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 46 है, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बुक्स को देखने के बाद ही मैं इन आंसर्स को मैं टिक कर पाई हूँ, तो इसलिए मैं आपको वहाँ से बता रही हूँ। प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो महात्मा गांधी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो इन्होंने जो 12 खड़ियाँ हैं हरिजन सेवक नामक पत्र में छापा था, लेकिन यहाँ पे पूछा कि सुझाव किसने दिया था, तो सुझाव सावरकर बंधुओं ने दिया था, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। कथन दिए गए हैं तो इसे हम पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। दूसरा है, देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। तीसरा है, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक यही कथन उपयुक्त है आपका, कि देवनागरी का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे और भी कथन देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कुछ प्रमाणिक कथन माने जाते हैं और कुछ अप्रामाणिक हैं। इसमें पूछा है सबसे अधिक उपयुक्त, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नरेंद्र देव। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे 1947 के। प्रश्न संख्या 49 है। यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं और नीचे कूट दिए गए हैं, बताना है। कथन देख लेते हैं कि पहला कथन है कि ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। दूसरा है कि ब्रजभाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पहला कथन जो है वो आंशिक सही है और दूसरा पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। यहाँ भी हम स्थापना और तर्क हैं, हमें फिर विकल्प का चयन करना है। स्थापना है आपकी 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क दिया गया है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर वस्तु एक समान है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। EMRS PGT में भी आपको कुछ इससे मिलते जुलते प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी मैंने पीछे आपको हिंदी साहित्य की बुक बताई है, ऑथेंटिक बुक्स, आप उनका अध्ययन करें। अगर आप उनका गहन अध्ययन करते हैं तो ही आप इस प्रकार के प्रश्नों का सही आंसर दे पाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असही है और वह गलत है। यानी जो स्थापना दी गई है 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है, तो ये बिल्कुल सही है। जबकि जो तर्क दिया गया है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर वस्तु एक समान है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। यहाँ पे हमें कवियों की सूची दी गई है और उनकी जनपदीय भाषा दी गई है जिसे हमें सुमेलित करना है। तो कूट दिया गया है, मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। कूट जो है उससे आप मैच कर लीजिएगा। एक तरफ कवि हैं आपके जगदीश गुप्त, तो जगदीश गुप्त की जो जनपदीय भाषा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कन्नौजी। यहाँ पे कन्नौजी कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन मैं आपको इनकी भाषा बता देती हूँ, आप लोग चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। जगदीश गुप्त की जो जनपदीय भाषा होगी वो होगी कन्नौजी। बंशीधर शुक्ल की जनपदीय भाषा होगी आपकी अवधी। और ईश्वरी ये कवि हैं, इनकी जनपदीय भाषा होगी बुंदेली। सूर्यमल, यहाँ पे मिश्रण दिया गया है, सूर्यमल मिश्रा हैं, तो सूर्यमल मिश्रा जो है इनकी जनपदीय भाषा राजस्थानी है। आप लोग इन्हें नोट कर लें। और जगदीश गुप्त की जनपदीय भाषा कन्नौजी है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया और राम ध्यान मंजरी ये तीनों ही रचनाएं अग्रदास की हैं। प्रश्न संख्या 53 है। ये हमें काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके रचनाकार हैं, हमें उन्हें सुमेलित करना है। यहाँ पे इसके कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपके पास पेपर है या प्रिंट निकलवाया है अपना तो आप टिक कर लीजिए। बाकी अभी मैं आपको वहाँ पे सुमेलित करके दिखा देती हूँ कि कौन सी काव्य पंक्तियाँ किससे संबंधित है। पहली जो काव्य पंक्ति है आपकी कि पंडित सल सत्य बखनाई देहई बुद्ध बसंत न जाई, इसके रचनाकार हैं सरहपा। दूसरी काव्य पंक्ति है आपकी 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, ये जगनीक की पंक्तियाँ हैं। फिर है बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, ये पंक्तियाँ आपकी विद्यापति की हैं। जाति ओछा पाती ओछा जन्मू हमारा, ये जो पंक्तियाँ हैं ये रैदास की पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 5 दिया है यहाँ पे है, तो ये पंक्तियाँ रैदास की हैं। इस तरीके से आप इसे नोट कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमें निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा वैसे आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले कुकुरमुत्ता का प्रकाशन हुआ सन 1941 में, उसके बाद विष्णुप्रिया का हुआ 1957 में, फिर आंगन के पार द्वार है और फिर लास्ट में चांद का मुंह टेढ़ा है। शुरू वाले की बात करें तो कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1941 में हुआ और चांद का मुंह टेढ़ा है इसका प्रकाशन 1965 में हुआ। ये उसकी रचनाएं हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। यहाँ भी हमें स्थापना और तर्क दिया गया है, फिर नीचे कूट दिए गए हैं जो कि हमें इनका चयन करना है। स्थापना है कि भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क दिया गया है कि क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो फ्रेंड, स्थापना और तर्क ये दोनों ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अ और ब दोनों सही हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता, ये द्विवेदी युगीन मुख्य काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, तो आइए हम कथन देख लेते हैं। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये सही कथन है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, ये गलत है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये सही है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल का कहना था कि जो सिद्धों का साहित्य है वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। आपने अगर रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ी होगी तो उसमें कथन दिया गया है। फिर है आपका कि सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। तो देख ले, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1 और 3, ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल के ही हैं। पहला है ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, और तीसरा है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 58। यहाँ हमें रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं जिनको हमें सुमेलित करना है, और फिर नीचे आपके कोट दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 58 का आंसर देखते हैं हम। मैं राइट आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए कौन सा यहाँ से सही होता है। पहली रचना है आपकी प्राकृत प्रकाश, तो प्राकृत प्रकाश के रचनाकार हो जाएंगे आपके वररुचि। फिर है श्रावकाचार, इसके रचनाकार हो जाएंगे देवसेन। फिर है प्रबंध चिंतामणि, इसके रचनाकार हो जाएंगे जैनाचार्य मेरुतुंग। फिर है कुमारपाल प्रतिबोध, जो कि इसके रचनाकार हैं हेमचंद्र। आप लोग यहाँ से नोट कर लें या कूट को अपने हिसाब से देखकर ऑप्शन टिक कर लें। प्रश्न संख्या 59 है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, ये जो कथन है ये किस आलोचक का है? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 1 3 2, यानी पहले होगा आपका सुहाग के नूपुर, फिर होगा आपका मानस का हंस, और उसके बाद होगा आपका खंजन नयन, और लास्ट में होगा आपका पीढ़ियाँ। 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 61 है, इसमें दोनों कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। कथन पहला है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। दूसरा कथन है कि भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जितने भी विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न के सही उत्तर के लिए नहीं है। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। एक काव्य पंक्ति दी गई है, पूछा गया कि ये किस कवि की है। काव्य पंक्ति देखते हैं। पहली तावन अनुहरी गोरी मुहकम मल्लस अदिठी पुनि उन्मयी पड़ी पयली चंदस, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। ये काव्य पंक्तियाँ हेमचंद्र की हैं। प्रश्न संख्या 63 है कि स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 64। ये कथन दिया गया है और इस कथन से संबंधित प्रश्न है। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो कथन है ये घनानंद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 65 है, यहाँ भी एक कथन है जो कि पंत जी के संबंध में है, और हमें ये बताना है कि ये कथन किस आलोचक का है। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद हैं और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 67 है। कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी।
आत्मजयी जो रचना है वो कठोपनिषद की यमनचिकेता कहानी पर आधारित है। प्रश्न संख्या 68 है। यहाँ हमें जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। आप देखेंगे, अभी आप लोग तो EMRS एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर PGT में आप देखें तो रचनाकारों का सही अनुक्रम, जैसा कि अभी अपने रचनाकारों का जो सही अनुक्रम है जन्म काल के अनुसार, ये भी पूछ सकता है जैसा आप सामने देख रहे हैं। इससे पहले जो आपने रचनाएं देखी उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उन्हें भी जरूर देखते चलें। आज हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 68, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जन्म काल के अनुसार ये रचनाकारों का जो अनुक्रम है ये सही है। पहले माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सियाराम शरण गुप्त, फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन और फिर भगवती चरण वर्मा। प्रश्न संख्या 69 है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में जो कथन है ये किस लेखक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो आप कथन देख रहे हैं ना तो ये भीष्म साहनी का है, ना शिव प्रसाद सिंह का है, ना राजेंद्र यादव का है। कथन को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कथन किसका है। इससे आप एक बार अगर आपको आंसर पता होगा तो आप तुरंत ही बताएंगे, नहीं पता होगा तो आप बुक पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको बहुत सारे नए प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं कि ये कथन किसका है। कथन को एक बार फिर से देख लीजिए। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? तो आइए इन चारों बातों को पहले देख लेते हैं, फिर सही विकल्प की बात करेंगे। पहला है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। दूसरा, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तीसरा, वे संस्कृत साहित्य में से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। चौथा है कि अपनी रचनाओं में केशव ने संस्कृत साहित्य की युक्तियों से परहेज किया है। तो केशव दास के बारे में कौन सी बातें हैं जो रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। 1, 2, 3 ये जो ऊपर की तीनों बातें आपने देखी वो केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं, ये तीनों। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 71। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? यहाँ पे 3 साहित्य इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। ब्रज का कृष्ण काव्य ये जो नाम है ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72। ये कथन है कि रामचंद्र शुक्ल का ये किस कवि के संदर्भ में हमें बताना है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये जो इनकी टिप्पणी है ये विद्यापति के लिए थी। तो ये विद्यापति का नाम इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 73 है। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परेउ दंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखानी। ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं रामचरितमानस के किस कांड से ली गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या कांड। ये पंक्तियाँ जो आप देख रहे हैं ये अयोध्या कांड से उद्धृत हैं। प्रश्न संख्या 74 है। जीवन मुँह चाही को नीको, इन पंक्तियों में हमें कौन सा भाव देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। न इसमें करुणा भाव है, न क्रोध भाव है और ना ही प्रेम भाव है, ये नीति की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 75 देख लेते हैं। कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम पूछा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कामायनी के सर्गों के नाम दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले ईड़ा सर्ग आता है, फिर कर्म, फिर स्वप्न और फिर ईर्ष्या। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 76 है। यहाँ पे भी एक कथन दिया गया है, आइए देखते हैं। प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। नाटककार प्रसाद के बारे में जो मत है वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। मुक्ति बोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत, इतिहास और संस्कृति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। भारतेंदुकृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सुमेलित करना है और फिर हमें कूट का चयन करना है। तो पहले देख लेते हैं, तो भारत दुर्दशा जो है आपका वो नाट्य रासक है, कूट आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर है श्री चंद्रावली जो कि नाटिका है। उसके बाद है विशस्य विश्व औषधम, ये आपका भाण है। और अंधेर नगरी ये आपका प्रहसन के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। इस प्रकार का प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं पहले, उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, फिर बालकृष्ण भट्ट और फिर राधाचरण गोस्वामी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 80। यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं, उपन्यास का नाम दिया गया है, उनके पात्र दिए गए हैं तथा हमें सुमेलित करना है। तो मैला आंचल की बात करें तो इसके पात्र आपके हो जाएंगे मैला आंचल के हरगौरी सिंह। फिर है नदी के द्वीप, तो इसके पात्र हो जाएंगे आपके डॉक्टर भुवन। फिर है गोदान, तो ये अमरपाल सिंह से संबंधित है। और है झूठा सच, तो इसके पात्र हो जाएंगे डॉक्टर प्राणनाथ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 80 तक के प्रश्नों को इसमें देखा जो कि हिंदी के प्रश्न थे, और हिंदी क्रम में 40 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। बाकी के 40 प्रश्न जो हैं वो हम अगली वीडियो में कल में देखेंगे। और जो कथन का आंसर मैंने आपसे पूछा है, ये कथन किसका है आप हमें कमेंट करके बताएं, नहीं तो अगली वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन 40 प्रश्नों को जो है ठीक से देख लें, ताकि दोबारा ये प्रश्न किसी भी परीक्षा में आए तो ये आपसे गलत ना होने पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।